नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया है। जगदीप धनखड़ को 725 वोटों में से 528 वोट मिले, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोटों को अवैध करार दिया गया। कुल 55 सांसदों ने वोट नहीं डाला। इनमें से 34 सांसद टीएमसी के हैं। टीएमसी ने पहले ही चुनाव से दूर रहने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी के 2 सांसद भी स्वास्थ्य कारणों से वोट नहीं डाल पाए। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे जगदीप धनखड़ के घर, उनको खुद बधाई देने के लिए। गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद गए बधाई देने के लिए। तो ये तस्वीरें जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद ये सभी वहां पर उनके घर पर पहुंचे और कई नेताओं ने औरों ने भी बधाइयां दी हैं। तो लगातार जगदीप धनखड़ के घर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने बल पर भी जो वोट देगी उससे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, और वही हुआ है। इन्हें अच्छी खासी संख्या में वोट मिले हैं और आधिकारिक ऐलान होने के बाद लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी उनको बधाई देने पहुंचे। और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भी जगदीप धनखड़ को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जगदीप धनखड़ को बधाई। मैं विपक्ष के सभी नेताओं का और मुझे वोट देने वाले सभी पार्टियों के सांसदों का धन्यवाद देना चाहती हूं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देता हूं। गरिमा और मर्यादा के साथ संयुक्त विपक्ष की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्गरेट अल्वा जी का शुक्रिया। और हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है जगदीप धनखड़ के जीतने पर, वो भी सुनते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और पीयूष गोयल ने भी, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। The nation is blessed to have a son of a farmer, an eminent jurist as the Vice President of India, and I think both Prahlad ji as the Parliamentary Affairs Minister and I as the Leader of the House are very fortunate that we'll get a chance to work with Honorable Shri Jagdeep Dhanakhar ji, the Vice President of India. और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सीधा उनका हम रुख करते हैं। हिमांशु, अब तो आधिकारिक ऐलान हो गया है, बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए और भी कई मंत्री गए उनको बधाई देने के लिए। अलग अलग ट्वीट्स वगैरह के जरिए भी बधाई आ रही है, लेकिन जो प्रक्रिया है आगे की, उनको शपथ कब लेना है पद का, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? हमने देखा राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ ग्रहण हुआ उसके लिए अच्छी खासी तैयारी की गई। उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकें। देखिए, अब वो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इसके बाद 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को जो वेंकैया नायडू हैं मौजूदा उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद फिर अभी क्योंकि एक कोशिश है कि इस सत्र में
12 अगस्त तक का समय है कि अपने इस शपथ लेने के बाद जो नए उपराष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के चेयरमैन की कमान संभालें, क्योंकि इस सदन की जो अवधि है वो 12 अगस्त तक है और 10 तारीख को वेंकैया नायडू की विदाई होगी राज्यसभा से। तो उनके पास 2 दिन का वक्त होगा और एक मौका जरूर सरकार उनको देना चाहेगी नए चेयरमैन राज्यसभा के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन इस बीच एक जो महत्वपूर्ण जानकारी और आई है कादम्बिनी, वो मार्गरेट अल्वा का जो एक थ्रेड है ट्वीट्स का, उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। आपको याद होगा हम लगातार ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो विपक्षी दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होंगे और निश्चित तौर पर हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी जो विपक्ष की एकजुटता थी वो तार-तार हुई और उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते विपक्ष और ज़्यादा बिखर गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 जून को जो 22 दलों की बैठक बुलाई गई थी वो ममता बनर्जी ने खुद बुलाई थी और वो चाहती थी कि विपक्ष एकजुट रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते खुद ममता बनर्जी ने विपक्ष से अपने आप को अलग कर लिया। और इस पर सीधा अप्रत्यक्ष तौर पर एक कटाक्ष करते हुए मार्गरेट अल्वा ने लिखा है कि ये जो चुनाव थे उपराष्ट्रपति के, ये एक मौका था विपक्ष के लिए एकजुट होकर काम करने का, इतिहास को भुलाकर आपस में विश्वास मजबूत करने का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पार्टियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है इन चुनावों में और इससे जो विपक्ष की एकजुटता की जो सोच थी उसको उन्होंने विफल कर दिया है। और बहुत साफ इशारा ममता बनर्जी पर है जिनके पास 36 सांसद थे और आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने ये ऐलान किया था मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी का, तो ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल विपक्ष के लिए भी हैं इन नतीजों में। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी चर्चा के लिए। तो विपक्ष के लिए कई सवाल हैं निश्चित तौर पर और देखते हैं कि आगे क्या कुछ इसमें हो पाता है। लेकिन फिलहाल नए उपराष्ट्रपति अब जगदीप धनखड़ होंगे और शपथ लेंगे 11 को। और अब रुख करते हैं कुछ बिहार की राजनीति का। वहां पर आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे आरसीपी सिंह, हालांकि बाद में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था मंत्री पद से। आरसीपी सिंह को जेडीयू की बिहार इकाई ने एक चिट्ठी लिखकर पूछा था कि 9 साल में 58 प्लॉट कैसे खरीदे। इसके बाद उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं। मैं सब वर्करों को बोलता था, लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? हाँ, हम अपने अभी तो बताए ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। और नोएडा से एक खबर आई है। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करना बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब वो फरार है। श्रीकांत त्यागी सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। जब महिला ने उसे रोका तो उसने गालियां भी दी और धक्का भी दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। तेरे पति को भी जानता हूं, समझी? नोएडा की एक सोसाइटी में काले कपड़ों में एक महिला को भद्दी गालियां दे रहा ये शख्स बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी है। ये घटना शुक्रवार की है। श्रीकांत त्यागी सेक्टर 93A नोएडा की सोसाइटी ओमास ग्रैंड में रहता है। श्रीकांत चंद पेड़ लगाकर सोसाइटी की कुछ जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जब सोसाइटी में ही रहने वाली एक महिला ने उसे रोका तो श्रीकांत ने महिला को धक्का दिया, भद्दी गालियां दी और अश्लील टिप्पणियां की। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से।
यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था, छोटे प्लांट बड़े प्लांट लगा रहा था। बड़े प्लांट को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीकांत महिला को धक्का दे रहा है। महिला ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन शुरू में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तब बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन तब तक श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूपी डीजीपी को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये बीजेपी का सदस्य नहीं है। पर श्रीकांत की बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ये तस्वीरें कुछ और सच बयां करती हैं। पुलिस कई टीमें बनाकर श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत की 3 लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया है, जिसमें एक गाड़ी में श्रीकांत ने विधायक होने का पोस्टर लगा रखा है। सोसाइटी वालों की माने तो श्रीकांत त्यागी अक्सर अपने रसूख का फायदा और बताता रहता था कि वो बड़ा नेता है। कुछ बीजेपी के बड़े नेता उसके घर भी आते रहते थे। ये पहली बार नहीं है जब श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की है, मारपीट की है। पहले भी 2019 में एक वृद्ध व्यक्ति को उसने झापड़ मारा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि उसका मन बढ़ता गया और वो लगातार लोगों से अभद्रता करता गया। तो फिलहाल पुलिस इस बार सख्त हुई है, कार्रवाई हो रही है और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने भी श्रीकांत त्यागी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कुश्ती में गोल्ड की हैट्रिक लगाने के बाद आज भारत 2 सिल्वर मेडल जीत चुका है। प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता। अविनाश मुकुंद ने स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैं इस वक्त भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन जनरेशन के साथ हूं। लगातार कॉमनवेल्थ में कमाल कर रहे हैं और प्रियंका सबसे पहले, आपको लोग आप पे शायद यकीन ना कर रहे हों, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले इस रेस के बारे में, मोन्टैग को 4 किलोमीटर तक जैसे आपने पकड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रैटेजी थी यहाँ भी यही थी कि पहला 4 किलोमीटर फास्ट जाना है। 10 किलोमीटर में एक्चुअली टाइम ही नहीं है सोचने का कि पहले जाना है या बाद में जाना है। वो तो खींचना ही है, शुरू से लास्ट तक खींच के ही रखना है। तो मैं पहली 200 देखी थी मैंने, बहुत स्लो गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये मोन्टैग पीछे क्यों चल रही है। लेकिन मेरे को मेरे टाइमिंग से मतलब था कि ये नहीं देखना था कि कौन मेरे आगे चल रही है कौन पीछे। तो मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने टारगेट किया कि मुझे हर लैप इतना टाइमिंग में निकालना है और 43+ मुझे रेस लगानी है, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। प्रियंका, आपके बारे में आज दुनिया को जानना चाहिए। आपने लड्डू गोपाल हाथ में रखा हुआ है, सिल्वर मेडल आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये। जी बिल्कुल, लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। मैंने ओलंपिक्स में भी इनको तिरंगे की ड्रेस पहनाई थी, लेकिन लड्डू गोपाल को, जी भगवान कृष्ण हाँ जी, तो उस टाइम मेरा झंडा ऊपर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और मेरे साथ ये भी पोडियम पर खड़े थे। प्रियंका, आपको मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ गाजियाबाद में, आपको काफ़ी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की पहचान, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट? हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, जिसको मेरे गांव में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो अपने गांव, मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सागड़ी है। सागड़ी, हाँ।
मेरे गांव वाला एक ग्रुप है, तो उसमें भी आज मैसेज आया था कि हमारी बेटी का आज इवेंट है करके। तो मैंने आने से पहले वो पढ़ा, तो मेरे को ये हाय मेरा पूरा गांव बैठ के देखेगा प्रियंका, अच्छा करना है बस अब तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे पूरे गांव को पता है कि आज मेरा इवेंट है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद इस मेडल से अभी पूरे इंडिया में हर एक जानेगा कि रेस वॉकिंग भी कुछ होता है, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ के लोग आए और रेस वॉकिंग में यूपी में आपको करते हैं, लेकिन और गांव से आए और ये रेस में हम भारतीय अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस मेडल के बाद शायद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेस वॉकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल इवेंट है, काफ़ी जजेस पे भी डिपेंड होता है। तो अभी वो लोग सुनेंगे कि हाँ मेडल लिया है तो हम भी ले सकते हैं।